are you? I am fine. Are you okay? Yes. Today we are going to learn the 12th standard science chemistry. दोस्तों लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम आउट ऑफ स्टेशन है और इसीलिए हम थोड़ा सा हमारा जो डिवाइसेस है थोड़ा लो क्वालिटी का है। चलो हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा सा कोई भी जो डिवाइसेस है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो इसीलिए आउट ऑफ स्टेशन की वजह से मैं थोड़ा सा बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम क्लास में जाएंगे, स्टूडियो में जाएंगे, तो सबको आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। दोस्तों समझने की कोशिश करो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट। इट इज द 35 मार्क्स एंड total chemistry paper 70 marks and 30 marks practicals, 15 marks for first paper and 15 marks for second paper for महाराष्ट्र बोर्ड। दोस्तों ये केमिस्ट्री का पेपर है। बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स बताते केमिस्ट्री पेपर हार्ड है। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको बहुत ही अच्छी बात बताना जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री है ना बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपने तहे दिल से कई ट्रिक्स के जरिए से और टेक्निक के वजह से अगर आपने पढ़ा तो बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है केमिस्ट्री का। जो ये पहला लेसन हम जाएंगे, इसका जो लेसन है सॉलिड केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का ये पहला लेसन, और उसको वेटेज है दोस्तों, वेटेज है उसको 4 to 6 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स का वेटेज है फर्स्ट लेसन को। और ये जो लेसन है अगर आपको एक बार ध्यान में आया ये लेसन तो बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा केमिस्ट्री के लिए। दोस्तों प्रैक्टिस, एवरी डे यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। अगर आप पहली बार पढ़ोगे और 2 महीने के बाद ये लेसन करोगे तो यू आर टोटली न्यू, यू विल बी टोटली ब्लैंक। केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स के लिए दोस्तों हर बार हर दिन वीकली टेस्ट सीरीज या रिपीटेशन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों साइंस अगर लिया है आपने तो साइंस स्टूडेंट शुड बी रिपीट ऑलवेज इन ऑल सब्जेक्ट। देखो दोस्तों 4 to 6 मार्क्स वेटेज है डिस्टिंग्विश सॉलिड लेसन को। तो सॉलिड यू हैड लर्न ऑलरेडी सॉलिड लेसन्स फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड? सॉलिड बोले तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है? सॉलिड यानी कि घनरूप पदार्थ बोलते हैं हम उसको। तो जो है सॉलिड आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड कैसा है? इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। ये जो पहली प्रॉपर्टी है इनकॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स सॉलिड जो है वो बहुत ही हार्ड रहता है और उसकी रिजिडिटी ज्यादा रहती है। रिजिडिटी वो भी है ना, रिजिडिटी बहुत ही ज्यादा रहती है, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा रहती है। गैस और लिक्विड की कम रहती है इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, लेकिन इनकॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड की ज्यादा रहती है, रिजिडिटी सॉलिड की ज्यादा रहती है, लिक्विड और गैस की तो बहुत निगलेक्ट रहती है एज कंपेयर टू सॉलिड। देखो दोस्तों दूसरा जो है कि वो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है सॉलिड की, मींस सॉलिड हैज अ ग्रेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। द मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। व्हाई रिजिड एंड व्हाई इनकॉम्प्रेसिबिलिटी? व्हाई आर द सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्ग? बिकॉज द एटम्स, आयन्स or molecules of the solid particles are closely packed, and hence the solids are high mechanical strength. It is very strong and it is moved randomly by the force, and it has a definite volume. It has a definite volume रहता है उसको, definite volume, शेप, डेफिनेट शेप रहता है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सॉलिड को पहले से ही पता है। तो सॉलिड के जो है तो प्रकार भी है। अब आप 12th स्टैंडर्ड में है तो थोड़ा सा डीप जाएंगे हम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स? तो टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है तो आपको ये पता है। इन फिर से एक बार मैं प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स रिपीट करता हूँ। सॉलिड हैज हाई इनकॉम्प्रेसिबिलिटी,
solid has a rigidity, means very hardness, definite volume, definite shape, high density, high melting point, high boiling point, sonority, sonority means it produces sound. हाँ, आपने वो 10वीं स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. So these are the different characteristics of solid state. दोस्तों, in 12th standard you have to learn the deep of the solid. What are the types of solid? So एक है true solid, एक है true solid, दूसरा है pseudo solid. दो प्रकार है, ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड्स. तो ट्रू सॉलिड्स क्या क्या रहते हैं? जिसको अच्छा शेप है, रेगुलर मैनर में शेप है, रेगुलर शेप, जैसे कि नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, शुगर, कॉपर, गोल्ड, ये जो है सिल्वर, इसको डेफिनेट शेप है, इसके लिए वो इसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं. और जो सूडो सॉलिड रहते हैं, इसका जो पार्टिकल्स है वो इजीली डिस्टॉर्टेड होता है, इजीली डिस्टॉर्टेड होता है, इसीलिए उसको सूडो सॉलिड बोलते हैं. वो कौन से एग्जांपल है सूडो सॉलिड के? सूडो सॉलिड मींस ग्लास, रबर, प्लास्टिक. दीज आर द सूडो सॉलिड्स. रबर, प्लास्टिक और ग्लास. इसके डिसऑर्डेशन फोर्स है वो कैसा रहता है? लो रहता है, माइल्ड डिसऑर्डेशन उसमें से रहता है, इसीलिए वो सूडो सॉलिड रहते हैं. तो दोस्तों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स? ट्रू सॉलिड्स और सूडो सॉलिड्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. तो हमने क्या क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. तो ये सॉलिड्स. अभी हम क्रिस्टल की, इस लेसन में हम क्रिस्टल की बात करेंगे. सो क्रिस्टल लैटिस क्या है? उसको 3D रहते हैं. 3D में मींस 3 डायमेंशंस, उसको लेंथ, ब्रेड्थ ऑफ हाइट, वो उसको क्रिस्टल सॉलिड में रहते हैं. और इस लेसन में हम क्रिस्टल सॉलिड पढ़ेंगे. क्रिस्टल सॉलिड के सब स्ट्रक्चर, सब डिवाइसेस, सब डीप में हम 3D उसका जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ने वाले हैं. तो दोस्तों, हम आगे का जो है उसमें से मैं पहले से ही लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन What are the crystalline solids and amorphous solids? ये दूसरा प्रकार है, crystalline solids and amorphous solids. एक पॉइंट हम ये पढ़ेंगे दोस्तों. What are the crystalline solid and amorphous solid? ये मुख्य दो प्रकार है. These are the main or chief of the types of the solids, that is crystalline solid and amorphous solids. इस पे 2 मार्क के लिए आपको डिस्टिंग्विश may be asked in board exam. और इसमें से अगर डीप जाओगे तो एंट्रेंस एग्जाम, नीट या जेई, कौन से भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम रहेंगी, इंजीनियरिंग की या महाराष्ट्र बोर्ड की सीईटी की रहेगी, उसमें से थोड़े जो एमसीक्यू है वो उस टॉपिक में भी पूछे जा सकते हैं. देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंड अमॉर्फस सॉलिड की. शेप के बारे में अगर हम बात करेंगे, शेप, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप उसका रहता है, किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का. जैसे कि नमक हो, शुगर मींस सॉलिड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट रहेगा, शुगर रहेगी, उसको ज्योमेट्रिकल एक रेगुलर शेप रहता है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या रहता है? पहली प्रॉपर्टी, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप. और एमॉर्फस बोले तो एमॉर्फस मींस सॉफ्ट, इसको बोलते हैं इरेगुलर शेप. उसको इरेगुलर शेप रहता है क्योंकि उसमें से ज्यादा एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते. दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट इज मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर. कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मेल्ट हो जाते हैं. लेकिन वो जो अमॉर्फस सॉलिड है ग्रेजुअली और स्लोली सॉफ्टन एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मींस इसकी जो टेम्परेचर की रेंज जो है वो अलग अलग है, फिक्स नहीं रहती, डेफिनेट नहीं रहती. किसकी? अमॉर्फस सॉलिड की. दूसरा है क्लेवेज प्रॉपर्टी. क्लेवेज प्रॉपर्टी बोले तो व्हेन कट विथ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू पीसेस इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर शेप. जब हम वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जब कट करते हैं टूल की वजह से, तो अगेन एंड अगेन इट्स गेट्स इनटू द रेगुलर मैनर और रेगुलर शेप. वो रेगुलर शेप पे समझो कि इसके हमने कट किया सॉलिड को, अगेन वैसा शेप मिलेगा. अगर एक बार कट किया तो फिर से एक बार वही शेप मिलेगा.
So when we cut with edges by the tool, it gets again a regular shape. So this is the crystalline solid property. और क्या रहेगी amorphous solid के when it cut with sharp edges, tool it cut then into pieces with irregular. वो अगर हम प्लास्टिक को ग्लास को हम जब कट करते हैं उसका शेप अलग अलग इरेगुलर शेप मिलते हैं. हीट ऑफ फ्यूजन. अभी हीट का जो फ्यूजन है इसके बारे में तो हम थर्मोडायनेमिक्स जो लेसन है आगे आने वाला तो उसमें हम पढ़ेंगे ठीक तरीके से. हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन. सॉलिड क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या रहता है, डेफिनेट हीट फ्यूजन रहता है, यानी कि पर्टिकुलर हीट पे वो फ्यूजन स्टार्ट होता है. लेकिन एमोर्फस सॉलिड में क्या रहता है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. वो कौन सा भी हीट फ्यूजन पे हीट पे फ्यूजन होता है. एनिस्ट्रॉपिक नेचर क्या रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का. एनिस्ट्रॉपिक नेचर, एनिस्ट्रॉपिक बोले तो रेगुलर मैनर और इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन. देखो ये एनिस्ट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज द ट्रू सॉलिड. ट्रू सॉलिड बोले तो कौन कौन से रहेंगे मैं पहले से ही बता दिया है. NaCl है, शुगर है, KCl है, गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है. वो सब ट्रू सॉलिड है. वो सभी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहते हैं, एनिस्ट्रॉपिक इन नेचर रहते हैं. और दोस्तों एमोर्फस सॉलिड जो है तो आइसोट्रॉपिक रहते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर. आइसोट्रॉपिक मींस डायरेक्ट इंडिपेंडेंट रहते हैं. वो इट इज शोज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल डायरेक्शन. मींस इसकी जो एमोर्फस सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑल डायरेक्शन पे सेम रहती है, आइडेंटिकल रहती है, इसीलिए उसको आइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं. किसको, which is the isotropic nature shows amorphous solid type, and which types of solid shows the anisotropic nature. Anisotropic in nature shows crystalline solids means true solid. ये ऐसे MCQ क्वेश्चंस आप भी खुद के नोट्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अरेंजमेंट कैसे रहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. कैसे रहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. और डेफिनेटली उसके कैसे रहेंगे, एमोर्फस सॉलिड के शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेंगे. दोस्तों इसके एग्जांपल भी हमने देखे पहले से ही बताया है. NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी रोज हम खाते हैं मीठ नमक. मेटल्स और डायमंड्स, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड. मेटल्स तो आपको पता है, सोडियम भी मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ऑल मेटल्स. दी एंड डायमंड्स आल्सो एक्सेप्शनल मेटल्स because the allotropes of carbons, diamond, metals and NaCl, these are the crystalline solids examples. And what are the examples of amorphous solids, rubber, plastic and glass. So दोस्तों ये रिपीट करो आपके नोट्स में. मेरे क्लास के जो स्टूडेंट है वो मुझे होमवर्क लिख के ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है. तो बहुत सारे इजी है और ये अगर इसका अगर डीप करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे तो आपको जो आगे वाला लेसन है वो समझने को बहुत इंटरेस्टेड होगा. मैं दोस्तों अगला जो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्रिस्टलाइंस है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स बात करेंगे. दूसरा एक टेबल है दूसरे बोर्ड पे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ. देखो, ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. हमने इससे पहले एक बोर्ड पे देखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स. अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने क्लासिफिकेशन है. देखो मैंने ये चार्ट थोड़ा सा छोटे बोर्ड पे लिखा है, थोड़ा स्मॉल लेटर्स लिखे हैं. दोस्तों समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने पहले से ही बताया इसका रीजन लॉकडाउन, इसीलिए हम पुअर वैकेशन में जा रहे हैं. देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स मैंने इधर लिखे हैं कॉलम. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखे हैं, उसका जो है बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स एग्जाम्पल दिए हैं, फिजिकल नेचर दिया है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ये प्रॉपर्टीज बता दिए हैं. और एग्जाम में भी ये आपको डिटेल्स करना पड़ेगा. देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, उसमें से है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन. टाइप्स ऑफ सॉलिड इसमें से पहला टाइप है मॉलिक्यूलर,
इसके पहला प्रकार है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है आयोनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड और चौथा है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये 4 टाइप्स हैं। देखो तो अभी इसके हम पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इसके पहला प्रकार है मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर। नॉन पोलर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं। मॉलिक्यूल आइटम और आयंस, एटम आयंस और मॉलिक्यूल एक ही मैनर में रहते हैं। देखो मॉलिक्यूल्स एटम आयंस एक ही है, 3 नाम एक आदमी ऐसे है। देखो बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, डिस्पर्शन और लंडन फोर्स, उसको हम डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स रहता है किसमें, नॉन पोलर में। नॉन पोलर बोले तो कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे रहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। इसमें से देखो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, देखो आयोडीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और उसमें से फोर्स क्या है, डिस्पर्शन फोर्स। इसमें सिर्फ शॉर्ट्स नोट्स देख के आपको मैं दे रहा हूं। डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एग्जांपल है ऑर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिजिकल नेचर ये सॉफ्ट रहेंगे, नॉन पोलर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो इंसुलेटर रहेंगे क्योंकि वो बैड कंडक्टर, ये डज नॉट अलाउ द कंडक्टिविटी। एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता है वेरी लो होगा। दूसरा है पोलर, मॉलिक्यूल नहीं है, डायपोल डायपोल इंटरएक्शन रहता है, डायपोल डायपोल, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन, HCl 11वीं में आपने पढ़ा है डायपोल मूवमेंट कहाँ है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। पोलर और नॉन पोलर में, पोलर है वो इसीलिए डायपोल डायपोल इंटरएक्शन रहती है। HCl एग्जांपल दिया है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी फिजिकल नेचर सॉफ्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इंसुलेटर, एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। थर्ड वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डैश है, उसका बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहेगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। और क्या रहेगा उसमें, आइस और वाटर एग्जांपल रहेगा। और उसका फिजिकल नेचर कैसा है, हार्ड है। देखो वाटर बोले तो आप बोले कि सॉफ्ट है, नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फोर्स में रहता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में रहेगा। लेकिन ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है नेचर कैसा है, फिजिकल हार्ड है, और ये भी इंसुलेटर है और टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट उसका लो है। दूसरा जो प्रकार है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है आयोनिक सॉलिड्स, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आयंस। उसके जो बॉन्डिंग फोर्स है तो आयंस बोले तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक विद्युत बल हिंदी में ऐसे बोलते हैं। देखो एग्जांपल इसका क्या रहेगा, NaCl MgO ZnS, सोडियम क्लोराइड, सोडियम में प्लस और क्लोरीन में माइनस, ये आयंस रहेंगे, उसमें से वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स रहेगा। फिजिकल नेचर उसका क्या रहेगा, हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड कठिन रहेगा। ब्रिटल बोले तो उसके हम हिंदी में ठिसूल बोलते हैं। इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन इट्स फॉल डाउन, जब वो गिरता है तो उसमें से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि चौक अगर ऊपर से गिरा तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसको हम ब्रिटल नेचर बोलते हैं। तो मीट का, शुगर का, चौक का क्या रहता है नेचर, फिजिकल ब्रिटल रहता है। इंसुलेटर है इन सॉलिड बट कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट। जब उसको हम एक्वियस करते हैं, पानी में डाल के एक्वियस करते हैं, तो ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव रहेगा, और उसका MP जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। तीसरा जो प्रकार है, समझा, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक बोले तो आयोनिक बॉन्ड किस में रहता है, सोडियम क्लोराइड, बेस्ट एग्जांपल आयोनिक सॉलिड। तीसरा वाला जो है मेटालिक सॉलिड, उसमें से पॉजिटिव मेटल आयन इन C डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मेटालिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड। देखो मेटालिक सॉलिड में फोर्स बॉन्डिंग क्या रहता है, मेटालिक बॉन्डिंग रहेगा। एंड उसमें से क्या है एग्जांपल, Fe कॉपर सिल्वर मैग्नीशियम। हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, हार्ड है फिजिकल नेचर, वो तो सॉलिड है तो हार्ड रहेगा। और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी आपने तो 10वीं में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। मेलेबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय मेलेबिलिटी,
the properties which is having convert into thin sheet, that is malleability, and the solids the properties having to drawn in the thin wire form, that is called ductile. उसमें से हम तार निकालते हैं और जो शीट्स बनाते हैं उसके लिए malleability, और तार निकालते वायर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डक्टाइल. तो डक्टिलिटी एंड malleability, these are the most properties of solid crystallines. And electrical conductivity, conductors in solid in a molten stage में उसमें वो कंडक्ट करते हैं. और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है दोस्तों आपको पता है फेयरली हाई रहता है. और लास्ट वाला जो है कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, और उसका बॉन्डिंग जो है कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, फोर्स कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे उसके फोर्स. और एग्जांपल क्या रहेगा, SiO2, सिलिका, Si और ग्राफाइट और डायमंड. देखो ये एग्जांपल है किसके, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड के. इसका फिजिकल नेचर क्या रहेगा, हार्ड सॉफ्ट रहेगा. इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, इंसुलेटर और कंडक्टर रहेगा. और उसका जो ये जो है वो क्या रहेगा, वेरी हाई. मेल्टिंग पॉइंट जो है तो वेरी हाई रहेगा. देखो दोस्तों ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये हमने ये पढ़ा कि इसके जो टाइप्स पहले हमने देखे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये चार बात. देखो दोस्तों अभी हम दूसरी बात लर्न करने वाले हैं. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन नोट्स है और पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत अच्छे है. एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस पे फोकस करो. देखो आगे हम जाएंगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, so first we have to learn in this chapter, studies the part of that topic, unit cell. What is mean by unit cell? ये बहुत ही important है, unit cell. Okay, unit cell. It is the very important part of this lessons. This is the unit cell. Unit cell आपको पता है ये बहुत ही smallest particles रहता है किसी भी क्रिस्टल का जो छोटा पार्ट रहता है उसको हम यूनिट सेल बताते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, बट इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ क्रिस्टल. इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग crystal, repeating portion of crystal, repeating portion of crystal, repeating portion of crystal lattice, crystal lattice is known as unit cell. देखो ये जो है it is the smallest repeating portion of crystal lattice is known as unit cell, is known as unit cell, unit cell. बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल उसका मतलब है. सो जो इसमें से मैंने से पहले लैटिस ये जो वर्ड है आपके लिए जो थोड़ा सा नया है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ क्रिस्टल. क्रिस्टल बोले तो उसको बहुत सारे शेप रहते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है. तो लैटिस इसमें से जो वर्ड है तो बहुत है. लैटिस, व्हाट इज मीन बाय लैटिस, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अ लैटिस, लैटिस मीन एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन रेगुलर पैटर्न इन अ स्पेस. एन अरेंजमेंट, लैटिस एन arrangement of points in regular pattern, an arrangement of point in regular pattern in a space is known as lattice. The lattice बोले तो हम ऐसे एक स्ट्रक्चर निकालेंगे, उसमें से जो डॉट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस. उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस. कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा
ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, कोई उसमें से जो छोटा पॉइंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस। ठीक है। सो व्हाट इज द यूनिट सेल भी हमने देखा, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, उसमें से यूनिट सेल है, बहुत सारा ये है। तो यूनिट सेल देखा हमने, तो यूनिट सेल के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हम देखेंगे। यूनिट सेल बोले तो एग्जांपल हम देखेंगे इसका यूनिट सेल का, तो क्यूब देखेंगे, क्या देखेंगे, क्यूब, एग्जांपल क्यूब या क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूब या क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर आपने बहुत देखे हैं, हमारे घर में भी रहते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूब बोले तो मैच बॉक्स रहता है, क्यूब बोले तो हम जो स्नेक लैडल, हाँ स्नेक, वो मोबाइल में रहते हैं ना, लूडो वगैरह हम खेलते हैं, स्नेक, उसको सांप सीढ़ी बोलते हैं, उसमें से वो जो रहता है ना डाइस, उसको भी इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, क्यूब का, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब का स्ट्रक्चर बोले तो थोड़ा सा मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी समझदारी करो, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं, लेकिन हंसो मत। देखो ये जो है मैं क्यूब निकालने जा रहा हूँ, ऐसा, ये जो है ये ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है, और ये ऐसा वाला है, ये बोले तो क्यूब रहेगा। ठीक है। निकालने का तरीका, दो स्क्वायर निकाले और ज्वाइन कर दिया एज में। अभी उसमें से हम उसको क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, उसको क्यूब बोलेंगे। सो क्यूब में अभी मेरा जो ये हॉल है वो भी एक क्यूब है, आप बेडरूम या हॉल में रहते हैं वो भी एक क्यूब रहता है, क्योंकि क्यूब बोले तो उसको हम क्या क्या रहता है क्यूब के अंदर, क्यूब के, अभी ये जो बोलते हैं हम, ये जो कॉर्नर है वो कॉर्नर, इसको भी हम यूनिट कॉर्नर जो है ये कॉर्नर बोले। ये कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे। कॉर्नर कितने रहेंगे, नहीं ये 8 कॉर्नर रहेंगे दोस्तों, 8। इसमें से कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर रहेंगे। तो कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर में इधर देखा, नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर कितने रहेंगे, 8। नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8 है। देखो ए नंबर ऑफ कॉर्नर साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर के 8 कॉर्नर रूम है हमारे, 8 कॉर्नर रहेंगे, और नीचे के भी 4, ऊपर के 4 और नीचे के 4, तो टोटल कितने कॉर्नर रहेंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ क्यूब 8। ये एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी पता रहना पड़ता है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने रहते हैं क्यूब को, 8 रहते हैं। एजेस, नंबर ऑफ एजेस, ये तो हमने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है मैथ्स में। नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूब कितने रहेंगे, एजेस, एजेस बोले तो वो कड़ा हम बोलते हैं उसको, कड़ा, ये जो कड़ा है साइड से, तो कितने हैं, एजेस कितने रहते हैं एक क्यूब को, 12 रहते हैं। कितने रहते हैं, 12, देखो काउंट करके। ठीक है। बाद में क्या, नंबर ऑफ फेसेस, देखो नंबर ऑफ फेस, फेस से बोले तो उसके सामने वाली जो फेस है वो, अभी देखो ये रूम है, ऊपर का 1, नीचे का 2, साइड वाला लेफ्ट पे 3, राइट पे 4, कितने रहे, और 2 कहाँ गए, 6 फेसेस है, लेफ्ट राइट, सामने और पीछे, ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, तो कितने हो गए, 6 फेसेस रहेंगे। तो नंबर ऑफ फेसेस, हाउ मेनी फेसेस हैविंग अ क्यूब, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर फेस डायगोनल बोले तो फेस, अब ये फेस देखा, ये एक फेस है, सामने वाला फेस है, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये फेसेस है। तो अगर टोटल फेसेस पे डायगोनल कितने रहेंगे, ऐसे बोले तो डायगोनल कितने रहेंगे, ऐसे फेस पे डायगोनल कितने रहेंगे, तो फेस, नंबर ऑफ, इधर में देखो, नंबर ऑफ फेस डायगोनल, नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने रहेंगे दोस्तों, 12 रहेंगे। हाँ 6 फेस है तो डायगोनल कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। 6 2 जा 6 2 जा 12। और इसमें से जो है बॉडी डायगोनल कितने रहेंगे, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4, 4 ही रहेंगे। और इसमें से बहुत बॉडी सेंटर क्या रहेगा, बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा।
बॉडी सेंटर इसमें से बीच में जो है ना बॉडी सेंटर क्या रहेगा, एक ही रहेगा, उसको हम बॉडी सेंटर कहेंगे, बॉडी सेंटर। ये बोले तो क्या रहेगा, एज। ये क्या है, कॉर्नर। ये जो मैंने डॉट डॉट दिखा है वो क्या रहेंगे, डायगोनल्स। ये सामने वाले जो है वो क्या रहेगा, फेस। ठीक है, आगे पीछे वो फेस दे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर 8, नंबर ऑफ एज 12, नंबर ऑफ फेस 6, नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसके क्यूब के भी प्रकार है। ये क्यूब के प्रकार जो है तो मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। इसमें से है एस बॉडी, बॉडी सेंटर, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सिंपल सेंटर क्यूबिक, एससीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक आणि एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक। ये तीन जो है महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल यूनिट सेल के जो टाइप्स है वो आगे के वीडियो में, आगे के लेक्चर में हम दोस्तों पढ़ेंगे। तब तक आपको ये सब लर्न करना है। जो मेरे ग्रुप के स्टूडेंट है वो उसमें रिप्लाई करके मुझे होमवर्क जो है वो नोट्स मुझे वापस भेजेंगे ग्रुप पे। और जो बाकी के स्टूडेंट है उनके लिए भी जो भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे, कोई समस्याएं रहेंगी तो आप मुझे कमेंट्स रिप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।